किस्सा चल रहा था कि सोया हुआ शेर कब जागेगा, और बात शुक्रवार को थी कि अब एजीएम के बाद क्या होने जा रहा है रिलायंस के शेयर में। तो तुरंत बाद नहीं, लेकिन अब सोमवार तक इंतजार करने के बाद, हिसाब जोड़ने के बाद लोगों ने, और क्योंकि जियो का डीआरएचपी फाइल हो गया है और उसमें लोगों ने तमाम गणित देख ली है, किसके कितने शेयर, कहाँ कितना निकलने जा रहा है, क्योंकि वो इंटायरली एक फ्रेश इशू है। तो अब रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में तेजी आनी शुरू हो गई है, और सीएलएसए को तो यहाँ 1800 रुपए का टारगेट दिख रहा है। ब्रोकरेजेस जियो को लेके एकदम से बुलिश हो गए हैं, जियो के आईपीओ पर, एआई पर और न्यू एनर्जी प्लान्स पे। जो मुकेश अंबानी ने स्पीच दी है एजीएम में, उसके बाद रिलायंस का शेयर आज 1344 रुपए 90 पैसे के इंट्राडे हाई तक चढ़ा है, जबकि पिछला इसका क्लोज था 1309 रुपए 50 पैसे। क्योंकि इन्वेस्टर्स को अब लॉन्ग टर्म ग्रोथ रोड मैप बड़ा अच्छा दिखाई पड़ रहा है, और दिन में ये चढ़ने के बाद वो हालांकि 1326-50 पे जाके बंद हुआ है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में ये जो तेजी आई है, उसकी वजह सीधे उसका एजीएम के ऐलान है, और जियो का तो एक्शन और ऐलान साथ में हो गया। ऐलान हुआ और एक्शन हुआ, डीआरएचपी फाइल हो गया, पब्लिक के सामने आ गया है उसके आईपीओ का डीआरएचपी। तो ब्रोकरेजेस को अब उसमें इस एजीएम के बाद मजबूती दिख रही है। ज्यादातर ब्रोकरेजेस से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो बुलिश दिख रही हैं। जो जियो प्लेटफॉर्म्स की लिस्टिंग होगी, साथ में एआई में इन्वेस्टमेंट्स कर रही हैं कंपनी, और न्यू एनर्जी के जो माइलस्टोन एक के बाद एक, जो मील के पत्थर एक, वो कमिश्निंग कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग में भी एक्सपेंशन होगा, और एक्सपोर्ट के एम्बिशंस जो रिलायंस के हैं, उनको आप इसके बिल्कुल की वैल्यू ड्राइवर्स मान सकते हैं इन ब्रोकरेजेस की नज़र में। सीएलएसए ने आउट परफॉर्म रेटिंग मेंटेन की है रिलायंस पर, टारगेट 1800 रुपए। ये बड़ी ब्रोकरेजेस में, मेजर ब्रोकरेजेस में सबसे एम्बिशियस, सबसे ऊंचा टारगेट है। उनका कहना है कि एआई एजीएम में एआई को एक कोर टेक्नोलॉजी के तौर पर हाईलाइट किया गया है, कि रिलायंस के सारे कारोबार में एआई जिस अंदाज में कमीशन की जाएगी, तो वो, उससे लग रहा है कि वो बहुत उस पर जोर देने जा रहे हैं। और कंपनी अपनी पहली कंप्यूट कैपेसिटी 2026 के अंत तक कमीशन कर देगी, ये बात वहां कही गई है। उसने ये भी कहा है कि रिलायंस ने बहुत सारे एआई लेड सॉल्यूशंस अपने कस्टमर्स के लिए और दिए हैं, और साथ में ऐलान किया है कि वो बहुत सारे नए एवेन्यूज में जाएंगे, जैसे अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन है, और मल्टी सेक्टर एक्सपोर्ट पर जोर देने जा रही है कंपनी। सीएलएसए का यह भी कहना है कि मैनेजमेंट जो टारगेट दिया है अगले 5 साल में एबिटा डबल कर लेने का, तो उनका कहना है कि आज की तारीख में अगर आप रिलायंस के वैल्यूएशन पे नजर डालें, तो वो रिलायंस के एआई को, एफएमसीजी को, मीडिया को, न्यू मटेरियल्स को, या उसकी एक्सपोर्ट की योजनाओं को कतई कोई वैल्यूएशन नहीं दे रहे हैं। यानी कि ये सब एक ब्लैंक है, और इस पूरे पीस की वैल्यूएशन आपको यहां जोड़नी चाहिए। तो उन्होंने, और इसके बाद आए जेफरीज। जेफरीज का कहना है कि उनकी बाई रेटिंग बरकरार है। 1675 रुपए का टारगेट प्राइस है, उनका थोड़ा कम है, लेकिन उनका कहना है कि रिटेल बिजनेस अब एक्सपैंड कर रहा है, और इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, और एक्सपोर्ट प्लेटफॉर्म पे भी तेजी आ रही है। जबकि एफएमसीजी में भी इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जा रहा है, ताकि रेवेन्यूज बढ़ाकर, रिटेल के रेवेन्यू बढ़ाकर 1 ट्रिलियन रुपए, 1 लाख करोड़ रुपए 2030 तक पहुंचाई जा सके। यहाँ ये भी वो नोट कर रहे हैं कि न्यू एनर्जी बिजनेस अब करीब करीब मोनेटाइजेशन के नज़दीक है, यानी न्यू एनर्जी के कारोबार को अलग से मोनेटाइज किया जा सकता है, जहाँ सोलर मॉड्यूल और एनर्जी स्टोरेज, जो बैटरी स्टोरेज सिस्टम होता है न्यू एनर्जी का, वो दोनों मिला के अब उनका प्रोडक्शन वित्त वर्ष 27, यानी कि वित्त वर्ष 26-27 में होने के आसार दिखाई पड़ रहे हैं। घरेलू ब्रोकरेजेस में बड़ी है मोतीलाल ओसवाल, उन्होंने भी बाई रेटिंग मेंटेन की है। इनका टारगेट प्राइस भी वहीं आसपास 1655 रुपए पर है। उनका कहना है कि वही मैनेजमेंट का एम्बिशन, अपना एबिटा अगले 5 साल में दोगुने से ज्यादा करने का जो उनका उद्देश्य है वो, और जियो प्लेटफॉर्म्स की डीआरएचपी और आने वाला आईपीओ, जहां से उनको दिख रहा है कि एक बड़ा जोरदार वैल्यू अनलॉकिंग ट्रिगर होगा। यहां ध्यान दीजिए, जियो का जो आईपीओ आ रहा है, उसमें खास बात यह है कि कोई भी इन्वेस्टर अपने शेयर नहीं बेच रहा है, इंक्लूडिंग द प्रोमोटर्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज या रिलायंस इंडस्ट्रीज। पूरा फ्रेश इशू है,
जितने भी शेयर जियो के इस आईपीओ में आएंगे, जो बहुत बड़ा आईपीओ है, वो सब फ्रेश इशू होंगे, यानी पूरा पैसा कंपनी में जाएगा। फिर रिलायंस को क्या लाभ है? एक, रिलायंस उस कंपनी की बड़ी शेयर होल्डर है। दूसरा, आपकी जो वो शेयर होल्डिंग है उसकी वैल्यू बाहर आएगी, और वो वैल्यू बढ़ने से आपको लाभ होगा। ये तो अप्रत्यक्ष लाभ हुआ। अब कोई दूसरा इन्वेस्टर जैसे अपने शेयर बेचेगा, वैसे ही रिलायंस इंडस्ट्रीज भी बाजार में बेच सकता है और पैसे कमा सकता है। तो एक तरह से एक बड़ा, आपकी बड़ी जायदाद थी, आप समझिए कि वो बाजार में खुल गई है, उसका भाव सामने आ गया है। और साथ में मोतीलाल ओसवाल ने यह भी कहा है कि जो रिलायंस अब मैन्युफैक्चरिंग में कई नई चीज़ों, खास तौर पे ये जो फ्रेश प्रोड्यूस है, यानी कि ताज़ा फल सब्जी, इस तरह की चीज़ों में मैन्युफैक्चरिंग में जा रहे हैं, अपैरल में जा रहे हैं, कपड़ों में जो पहले से थे लेकिन अब बड़े पैमाने पे जाने की तैयारी कर रहे हैं, और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो इन सबको भी ध्यान देना चाहिए। और साथ में जो रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का 1 ट्रिलियन रुपए का रेवेन्यू हासिल करने का टारगेट है 2030 तक, उससे शेयर होल्डर्स को फायदा होना तय है, ये उनका मानना है। उनका कहना है खास तौर पे जो 5 की वैल्यू क्रिएशन पाथवेज हैं, जो रास्ते हैं, 5 तरह से ये कंपनी वैल्यू क्रिएट करेगी, जिसमें ऑयल टू केमिकल बिजनेस को ट्रांसफॉर्म करेंगे, अपने न्यू एनर्जी बिजनेस में कमिश्निंग और कमाई उसको तेज करेंगे, रिलायंस इंटेलिजेंस को स्केल अप करेंगे। रिलायंस इंटेलिजेंस अब एक बिल्कुल नया बड़ा वर्टिकल खड़ा हो रहा है, और इस बात पे आश्चर्य नहीं करनी चाहिए अगर कुछ समय के बाद वो एक बहुत बड़ा, एक बिल्कुल बेहमत की तरह खड़ा हो जाए, जैसे टाटा समूह में कुछ वर्षों पहले या कुछ दशक पहले टीसीएस अचानक साइड से आया और उस ग्रुप का सबसे बड़ा वैल्यू क्रिएटर बना। तो यहाँ ये भविष्य का बड़ा बिजनेस दिख रहा है। फिर वो एफएमसीजी बिजनेस को एक्सपैंड करेंगे, और 2032 तक 125 से 150 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट का टारगेट उन्होंने रखा हुआ है। ये सारे उनको दिख रहे हैं सूत्र, जो कंपनी के आगे की वैल्यू ड्राइव को लीड करेंगे। नोमुरा ने भी अपना बाई रेटिंग बरकरार रखा है, और 1640 रुपए का टारगेट है। नोमुरा भी कह रहा है एआई बिल्कुल नया ग्रोथ इंजन है रिलायंस के लिए। और साथ में उनका कहना है कि जामनगर में जो सॉवरेन एआई हब है, ये 120 मेगावाट कैपेसिटी इस साल के अंत तक, वित्त वर्ष 26 के अंत तक टारगेट कर रहा है। ब्रोकरेज ये भी कह रहा है कि जो न्यू एनर्जी के कारोबार में प्रोग्रेस हुई है, सोलर सेल्स और मॉड्यूल्स कमीशन होने लगे हैं, जबकि कंपनी का 40 गीगावाट आवर का बैटरी गीगा फैक्ट्री इसी साल कमीशन होने के लक्षण हैं। तो अब अगर ये सब हो जाता है तो वो कारोबार बहुत तेजी से आगे बढ़ता दिखेगा, ऐसा इस ब्रोकरेज का मानना है। और उनका मानना है कि वित्त वर्ष 26-27 में ये न्यू एनर्जी बिजनेस कमाई शुरू कर देगा, पहली रेवेन्यू इसकी आ जाएगी, और एक $3 अरब का ग्रीन एनर्जी सप्लाई एग्रीमेंट इनका सैमसंग सीएनटी के साथ जो हुआ है, वो रिलायंस के ग्रीन एनर्जी एम्बिशंस को और मजबूती प्रदान करेगा, ऐसा इनका मानना है। तो अब आप कह सकते हैं कि अब शेयर जागा कि नहीं जागा, ये सवाल अभी खुला हुआ है, लेकिन शेयर के जागने पर बहुत से लोगों की नजर है, और शेयर को जगाने की कोशिशें भी बहुत तरह से हो रही हैं, ये बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रहा है। और जियो के आईपीओ को लेके एक प्लेबुक है कि आप जियो के आईपीओ में पैसा लगा सकते हैं, बहुत बड़ा आईपीओ है, उसमें अलॉटमेंट मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा है। दूसरा ये है कि आप उसमें अगर साइड से प्ले करना चाहते हैं, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में पैसा लगाकर इंतजार कर सकते हैं कि जब जियो का आईपीओ आए, वो लिस्ट हो, तो यहां आपको इस शेयर में कितना फायदा हो सकता है। बिज अड्डा में आज इतना ही। इजाजत दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार।